आइए, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th सामाजिक विज्ञान में भूगोल वाले पोर्शन का अध्ययन करते हैं, जिसमें अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके कुछ पहलू का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था, और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वह इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सकरी है। इस पठार के पूर्व में विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है और जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महाद्वीप कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में फैली हुई है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है।
इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर में कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियाँ हैं। ठीक, इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वह सतत अर्थात कंटिन्यू तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह नियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर जो मानसूनी हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। जैसे सबसे दक्षिण में अनाईमुडी है। अनाईमुडी ये देख लीजिए, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। ये है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है। और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय, इधर सेवराय यहाँ पे है, सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है कि यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, वॉल्केनो से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ इरोजन हुआ है, अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ इसमें देखेंगे आप कि
प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। आगे आइए हम लोग अब मरुस्थल के बारे में, भारतीय मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है और इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं या नदियां दिखती हैं और उसके बाद बालू में वो विलीन हो जाती हैं और आगे चलकर पर्याप्त जल न मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस इलाके में केवल लूनी ही एक मात्र ऐसी नदी है जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, वो दिखाई देती है। आगे हम लोग बरकान के बारे में देखेंगे। बरकान एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को अच्छी तरह से देख सकते हैं। बरकान के समूह को आराम से देखा जा सकता है। इस तरह से बरकान होते हैं, इस तरह से बरकान होते हैं। ये बरकान की सीन है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे तटीय मैदान के बारे में। आइए हम लोग तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण अर्थात मुंबई से गोवा तक कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण का जो भाग है उसको मालाबार तट कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी के साथ, इधर देखेंगे, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तर में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और इस इलाके में बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल या बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, यहाँ हम एक चीज़ और जानेंगे कि यहाँ पे इस इलाके में एक झील पाई जाती है जिसको कहते हैं चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब आइए हम लोग द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। इनमें पहला केरल के मालाबार तट के पास, ये केरल का इलाका है, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को हम लोग जानेंगे।
द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था और आगे चल करके 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया और यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है अर्थात प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास स्थान नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। आगे अब हम लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप का अध्ययन करते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को देखते हैं। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में और तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। और यहाँ यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। निमज्जित माने सबसे डेंस, माने दब गए हैं, धंस गए हैं। यह द्वीप समूह निमज्जित या धंस गए या डूब गए पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक डाइवर्सिटी, विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवत रेखीय है और विषुवत रेखीय जलवायु होने के कारण यहाँ इस इलाके में घने जंगल पाए जाते हैं। और यहाँ एक चीज़ ये भी हम लोगों को जान लेना चाहिए कि पूरे भारत में यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक, तो यहीं पाया जाता है बैरन द्वीप समूह। और बैरन द्वीप पर ही जो है एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है और भारत में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ बैरन द्वीप पर ही एक्टिव वोल्केनो है। आगे देखेंगे हम लोग कि पूरे भारत का एक कंक्लूजन के रूप में देख लें कि विभिन्न भू आकृतिक भूभागों का पूरा अध्ययन करने से चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि पूरा भू आकृतिक जो विभाग है अलग अलग, वो एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। जैसे उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। और तटीय क्षेत्र मत्स्यन
एवं पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत हमारा देश की विविधता या कह लीजिए विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है, अनेक संभावनाएं विकसित होती हैं। इस प्रकार से आज यहीं तक आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।